गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन, जिसमें आपने देखा था कि आहार नाल के विभिन्न भागों में किस प्रकार से भोजन का डाइजेशन होता है, और आपने आहार नाल के विभिन्न भागों में यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार का पाचन आपने विधिवत पढ़ा था। तो पाचन की जो प्रक्रिया है वह आहार नाल के विभिन्न भागों में समाप्त हो गई थी। अब उसी के आगे की जो बात आती है भोजन के डाइजेशन के बाद, भोजन के पाचन के बाद जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो उस पची हुई भोजन का विशेष रूप से एब्जॉर्प्शन होता है, या जिसे आप कहते हैं अवशोषण। तो जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उस भोजन का अवशोषण होता कहाँ है, कैसे होता है अवशोषण। आपने देखा था कि जब भोजन का आपने डाइजेशन किया था तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन था वह आपने ग्लूकोज के रूप में किया था, ग्लूकोज के फॉर्म में किया था। प्रोटीन का जो डाइजेशन आपने किया था वह अमीनो अम्लों के रूप में किया था। वसा का जो डाइजेशन आपने किया था वह वशीय अम्ल और गिल्सराल के रूप में किया था। अपने भोजन के सभी पोषक तत्वों को, जो विशेष रूप से भोजन की जो अवयव थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सभी का आपने सरल अवयवों में तोड़ करके डाइजेशन किया था। भोजन के साथ आप खनिज भी ग्रहण करते हैं, खनिज लवण भी विशेष रूप से लेते हैं और विटामिन्स भी लेते हैं। तो खनिज और विटामिन्स ये आपको ट्रेस अमाउंट में चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, और ये ऑलरेडी डाइजेस्टिव होते हैं, पचे पचाए होते हैं, तो इनके पाचन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन फिर भी इन सभी पोषक पदार्थों का जो अवशोषण है वह क्षुद्रांत में, या जिसे आप छोटी आंत कहते हैं, क्षुद्रांत में पची हुई भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। कैसे होता है क्षुद्रांत में अवशोषण? मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, चित्र बनाया था, तो उसमें बताया गया था बेटा कि जो क्षुद्रांत है, छोटी आंत है, उसमें अंगुली के समान या तौलिए के रोम के समान रचना होती है। उसके आंतरिक भाग में तौलिए का जो रोम होता है उसकी समान क्या होती है, रचना होती है, और उस रचना को आपने रसांकुर, या जिसको इंग्लिश में बिलाई कहते हैं, रसांकुर या बिलाई, और आपने एनसीईआरटी के शब्दों में उसको दीर्घरोम कहा था। क्या कहा था? दीर्घरोम। और वही भोजन अवशोषण की सतह को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण। तो भोजन का जो अवशोषण है वह क्षुद्रांत में होता है, और क्षुद्रांत में अंगुली के समान ऐसे उभार होते हैं। अंगुली के समान क्या होते हैं, उभार पाए जाते हैं, और इन उभारों को आप कहते हैं रसांकुर या बिलाई या दीर्घरोम कहते हैं। और उसी भाग में रसांकुर जहाँ पर होता है उसी में छोटे छोटे विशेष रूप से सूक्ष्म रसांकुर या माइक्रो बिलाई होते हैं, सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। तो रसांकुर का कार्य क्या होता है कि ये भोजन अवशोषण की सतह को, ये विशेष रूप से भोजन अवशोषण की सतह को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। भोजन अवशोषण की सतह को रसांकुर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पुट अप हुआ है, रसांकुर क्या है, इसका कार्य बताइए। तो रसांकुर क्षुद्रांत में अंगुली के समान या तौलिए के रोम के समान उपस्थित जो रचना होती है उसे हम रसांकुर या बिलाई कहते हैं। तो ये रचना एक रसांकुर या एक बिलाई की क्या है, रचना है। और इसका कार्य क्या होता है, यह भोजन अवशोषण की सतह को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। तो भोजन का जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जब भोजन डाइजेस्ट हो गया तो
पचा जो भोजन है वह सरल और तरल रूप में, सरल और तरल रूप में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है। इस रसांकुर के अंदर एक तो लसिका केशिकाएं और दूसरी रुधिर केशिकाएं, जो आपके काम की बात है, ध्यान दीजिए। इसके अंदर लसिका केशिकाएं, जिसको आप आछिर वाहिनी कहते हैं, लसिका केशिकाएं और रुधिर केशिकाएं, या जिसको आप रक्त केशिकाएं, रुधिर या रक्त बात वही है, रुधिर केशिकाएं और लसिका केशिकाएं, इन दोनों का विशेष रूप से सघन जाल होता है। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी क्या है, रुधिर केशिकाएं हैं। क्या हैं, रुधिर केशिकाएं हैं। और इसके अंदर ये जो जाल जैसी रचना दिख रही है, इस भाग को कहते हैं लसिका केशिकाएं कहते हैं। अब यहाँ पर लसिका केशिकाएं और रुधिर केशिकाओं का कार्य क्या है, ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जो भोजन था, जो भोजन के अवयव थे, जैसे वसा था, तो वसा का पाचन आपने वसीय अम्ल और गिल्सराल के रूप में किया। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपने ग्लूकोज के रूप में किया। प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्लों के रूप में आपने किया था। खनिज, विटामिन से सभी ट्रेस अमाउंट में होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में, ऑलरेडी पचाए होते हैं। ठीक है। तो ये लसिका केशिकाएं और लसिका वाहिनियाँ, लसिका केशिकाएं और रुधिर केशिकाएं करती क्या हैं? इसमें जो लसिका केशिकाएं होती हैं, लसिका केशिकाएं, ये विशेष रूप से, ये दोनों आपकी रसांकुर के अंदर हैं, दोनों पाई जाती हैं। तो लसिका केशिकाएं या आछिर जो वाहिनियां हैं, ये भोजन की जो वसा है, वसा का पाचन आपने वसीय अम्ल और गिल्सराल के रूप में किया था। तो जो वसीय अम्ल और गिल्सराल वसा के टूटने से बना था, तो वसीय अम्ल गिल्सराल इन दोनों का अवशोषण प्लस वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, चूँकि विटामिन आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी वाटर सोल्यूबल होती है, जल में घुलनशील होती है, और दूसरी जो विटामिन होती है वह विशेष रूप से कैसी होती है, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ये दो प्रकार की आपकी क्या होती हैं, विटामिन होती हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है उसको लसिका केशिकाएं प्लस वसीय अम्ल और गिल्सराल को अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित करके रक्त के माध्यम से कहाँ पर पहुँचाती हैं, लीवर में पहुँचा देती हैं, यकृत में। और यकृत क्या करता है, जब बॉडी को जिस भाग में जो भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है विशेष रूप से, तो क्या करती है, धीरे धीरे यकृत कोशिकाएं रक्त में विसरित करती रहती है और रक्त के माध्यम से वह पोषक पदार्थ आपकी सेल्स में पहुँच जाता है। उसी प्रकार से जो रक्त केशिकाएं हैं, जिसको आप रुधिर केशिकाएं कहते हैं, तो रुधिर केशिकाएं विशेष रूप से ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट पचा था, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी, और ये किसका, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में ADE के, ठीक है। और जल में घुलनशील कौन से हैं, विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी का ये अवशोषण करती हैं, प्लस ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और खनिज जो मिनरल्स हैं विशेष रूप से। तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज, विटामिन्स, और विटामिन्स में कौन, बी और सी, इसका अवशोषण रुधिर केशिकाएं करती हैं। और वसीय अम्ल, गिल्सराल और वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसका अवशोषण लसिका केशिकाएं करती हैं। ये दोनों अवशोषित करके ब्लड के माध्यम से लीवर में भेज देती हैं, और लीवर क्या करता है, उस पोषक पदार्थ को संचित कर लेता है। आवश्यकता अनुसार जब आपकी बॉडी को, ठीक है, जब आपकी बॉडी को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिस भी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तुरंत ही लीवर क्या करता है, उस पोषक पदार्थ को ब्लड में विसरित कर देता है। और आप जानते हैं कि ब्लड के माध्यम से ही आपकी बॉडी में विशेष रूप से पोषक पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। ब्लड के साथ साथ आपकी जो तरल फ्लूइड है, विशेष रूप से ऊतक तरल है, ठीक है, लसिका है, इन सभी के माध्यम से, रुधिर, लसिका, ठीक है, और ऊतक द्रव्य, इन सभी के माध्यम से बॉडी में पदार्थों का क्या होता है, संवहन होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो भोजन आपने डाइजेस्ट किया था, पचाया था, उस भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में हो जाता है। अब अवशोषित भोजन मैंने आपको बताया कि एक विशेष नलिका होती है, यकृत निवाहिका शिरा होती है, यकृत निवाहिका शिरा, उसी के माध्यम से वह भोजन कहाँ पहुँचा, लीवर में पहुँचता है।
और लीवर क्या करता है, आवश्यकता अनुसार उस पोषक तत्व को क्या करता है, रुधिर में विसरित कर देता है। तो इस प्रकार से भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जब भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया समाप्त हुई, अभी आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? अभी तो आपका जो भोजन डाइजेस्ट हुआ विशेष रूप से कहाँ गया, यकृत में गया, और यकृत आवश्यकता अनुसार उसको क्या कर रही है, ब्लड में रिड्यूस करता है। नेक्स्ट जो बात इसी में आती है, एसिमिलेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट जो बात आती है वह है एसिमिलेशन ऑफ फूड। ये आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण, या जिसे आप एसिमिलेशन ऑफ फूड कहते हैं। तो भोजन का जो स्वांगीकरण है क्या कहलाता है? कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हुआ है कि स्वांगीकरण या एसिमिलेशन से आप क्या समझते हैं। तो पचे पचाए भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में आत्मसात या विलीन होने की जो प्रक्रिया होती है, पचे पचाए भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म में आत्मसात या विलीन होने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं या एसिमिलेशन कहते हैं। जब पचा पचाया भोज्य पदार्थ जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है तो उस कंडीशन में जीव द्रव्य की क्या होती है, वृद्धि होती है। और आप 9th में पढ़ें जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधारशिला होता है। जीवन का क्या होता है, भौतिक आधारशिला होता है। तो जीव द्रव्य की वृद्धि होने पर किसकी वृद्धि होती है, जीव की वृद्धि होती है। इस पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में अंतिम जो आपकी जो बात आती है, टॉपिक जो आपका आता है वह है बहिक्षेपण। नेक्स्ट जो बात आती है वह है बहिक्षेपण, या जिसे कहते हैं मल विसर्जन। मल विसर्जन, ध्यान दीजिए। अब भोजन का विशेष रूप से स्वांगीकरण हो गया, पोषक तत्व आपके जीव द्रव्य में विलीन हो गए, जीव की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर है, अंतिम टॉपिक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वह है बहिक्षेपण या मल विसर्जन। जो भोजन अपचित होता है, आपकी आहार नाल में जो भोजन अपचित होता है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो जो अपचित भोज्य पदार्थ है, उस अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण या मल विसर्जन। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, उसे हम मल के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, मल विसर्जन, या इसको कहते हैं बहिक्षेपण। इसी अंतिम टॉपिक के साथ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र की चर्चा करेंगे, और श्वसन तंत्र भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं और बनते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।